लेकिन मैं वो लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ जो इंजीनियरिंग का पेपर देने गया और बोला कि मैं गलत जगह आ गया और फिर FTI। नहीं, मेरे लिए बहुत इजी था, लेकिन माय फादर वाज वन ऑफ द मोस्ट फॉरवर्ड एडवांस्ड पर्सन आई मेट इन माय लाइफ। मुझे अभी भी याद है कि 23 मार्च से एग्जाम शुरू हो रहा था। 24 मार्च को ऑल इंडिया मोनो एटिंग कंपटीशन था दिल्ली में। मैंने फादर से कहा कि डैड मुझे इसमें हिस्सा लेना है। बोले बेटा एग्जाम, मैंने कहा आप तो देखी जाएगी, एग्जाम होते रहते हैं। बोले जाओ। एग्जैक्टली। एक्टर बहुत कम लोगों को बनना है, हीरो सबको बनना है। तो ये मतलब FTI के दौरान आपको क्लियर हुआ कि यार मैं कॉमेडी सेक्शन में जाना चाहूँगा, या किसी ने आपको बैचमेट्स ने बोला? जब मैं FTI में था तो सईद मिर्ज़ा मेरे बैचमेट थे। तो सईद मिर्ज़ा ने टॉपिक चुना कि मेरे जो साथ वाले एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं जो इस समय मेरे साथ हैं, वो बाहर निकल कर क्या करेंगे। तो सब ने बोला, किसी ने बोला आई वॉन्ट टू बी द लीडिंग मैन ऑफ फिल्म, मैं हीरो बनना चाहता हूँ, या मैं टॉप पोस्ट वो विलन बनना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि मैं कॉमेडी करूँगा। तो उसने बोला वाई? मैंने कहा क्योंकि मेरे लिए और कोई दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है। एक दूसरे के लिए तो कितनी बड़ी हिट थी, हम इस आज किसी को उसको बता भी नहीं सकते वो कि हिट कितनी बड़ी हो सकती है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी वजह से सुसाइड हो रही हैं, उसकी वजह से मुझे थ्रेट कॉल आ रही हैं, डेथ थ्रेट मुझे भी आई थी। आप देखिए हमारे सिनेमा में एक अच्छी कॉमेडी फिल्म का एवरेज 1 फिल्म पर डिकेड है। चश्मे बदूर एक दशक की फिल्म है, चलती का नाम गाड़ी 1 दशक की फिल्म है, पड़ोसन 1 दशक की फिल्म है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं पराग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। इस शो का मतलब ये है कि आज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहां तक पहुंची है, वहां तक लाने के लिए इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है, जिद है। ऐसे ही लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं जो एक आइकॉनिक फिगर लिए हुए इस इंडस्ट्री को यहां तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे ही एक अभिनेता हमारे साथ है, वन एंड ओनली राकेश बेदी। सालों से देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हाय पराग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। जब आपके बारे में पढ़ रहा था, मतलब आप अपने आप में एक आइकॉन तो है ही, बड़े अच्छे मित्र भी हैं। वैसे एक इंजीनियर के घर में पैदा हुआ लड़का, वो बोलता है बॉस एक्टर बनूंगा, वो भी पंजाबी परिवार का लड़का, तो बड़ा मुश्किल मामला है ये। नहीं, एक्चुअली मामला मुश्किल एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करना इसलिए क्योंकि आज से 45 साल पहले इतना इजी नहीं था कि आप डिसाइड करें, आप फिल्मों में आ जाएं और आपको काम मिलना शुरू हो जाए। एवेन्यूज़ भी नहीं थे, सिर्फ ले देकर एक फिल्म थी, सिर्फ सिनेमा था, दैट्स ऑल। टीवी नाम के नाम पे कुछ नहीं था। वेब सीरीज़ तो चलो भूल ही जाओ, वो तो अभी इंटरनेट के आने के बाद की देन है। उस ज़माने में टू ब्रेक द सीलिंग फॉर एवरीबडी वॉज टफ, वेरी टफ, क्योंकि सिर्फ एक सिनेमा है और उसमें भी रोल स्टेंसिल कट लोगों ने बांट रखे हैं कि भाई हीरो जो है वो 5 फुट 10 इंच मिनिमम होना चाहिए, 6 फुट का हो तो और भी अच्छा है, और हीरोइन ऐसी होनी चाहिए, वैम्प ऐसी होनी चाहिए, विलन ऐसा होना चाहिए। तो ले देकर एक सेगमेंट बचता है कॉमेडी का, तो जिसके अंदर मुझे लगा कि मैं शायद इसमें फिट हो जाऊं। ये एक मेरा पहला वो ख्याल था कि मैं, वैसे भी मैं चैपलिन का हमेशा से फ़ैन रहा हूँ, बहुत चैपलिन देखा मैंने, तो लेकिन फिर भी मुझे लगा कि डायरेक्टली जाना जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे कोई पहचान नहीं, कोई मेरा गॉड फादर के नाम पे जो झूठ बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। और मुझे लगा कि अगर जाना है तो अपने आप को ट्रेन भी करना चाहिए। तो फिर मैंने FTI ज्वाइन किया, उसका रूट लिया, एंड देन इट वेंट ऑन। ये तो आपकी पर्सनल यात्रा थी, लेकिन मैं वो लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ जो इंजीनियरिंग का पेपर देने गया और बोला कि मैं गलत जगह आ गया और फिर FTI। ऐसे में इंजीनियर माँ बाप को समझाना कि गुरु आई एम गोइंग फॉर दिस रूट। नहीं, मेरे लिए बहुत इजी था। हाँ, माय फादर आई थिंक, हालांकि उनकी डेथ हो गई 3 साल पहले,
लेकिन माई फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट फॉरवर्ड एडवांस्ड पर्सन आई मेट इन माई लाइफ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये करो ये ना करो। हमारे घर में तो खुली छूट थी, मतलब किसी पे किसी तरह की कोई बंदिश नहीं। आपका जो मन आए वो करो, बस आप सही करो, आप गलत काम में मत पड़ो, लेकिन आपको जो करियर परस्यू करना है, जो आपकी इच्छा है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपने डैड से कहा कि डैड मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उनका पहला ये सेंटेंस था, जॉइन अ थिएटर, यू शुड डू थिएटर बिकॉज दैट विल हेल्प यू नो, एंड देन यू शुड फाइंड आउट कि व्हाट आर द वेज एंड मीन्स। और मेरी तरफ से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे फादर ने कभी एक बार भी मुझे ऐसा नहीं फोर्स किया। उस एरा में आप ये बात अगर कहें कि जॉइन थिएटर फर्स्ट, तो आदमी कितना सॉर्टेड होगा, कितना सुलझा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम वो मतलब मेरे फादर बहुत एडवांस थे अपने टाइम से। मिर्ज़ा गालिब के फ़ैन थे, गालिब की फ़िलॉसफी को पढ़ते थे, हमको सुनाते थे, समझाते थे, और अपने समय से बहुत आगे थे। और किसी तरह के, फादर की बात कर रहा हूँ, मदर तो बहुत वो थी, धार्मिक थी, रिलीजियस थी तो अपने पूजा पाठ जो होता है औरतों का करती रहती थी। मेरे फादर ने कभी नहीं किया। आई डोंट इवन रिमेंबर हिम गोइंग टू अ टेम्पल और अ गुरुद्वारा और स्टैंडिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ एनी डाइटी, किसी फोटो के सामने ऐसे कभी खड़े हुए हो, अगरबत्ती जलाई हो, कभी भी नहीं है। वो बोलते थे वर्क इज वर्शिप, जितने आपने अपना काम आपने ईमानदारी से कर लिया, वो काम हो, उसका काम हो गया। ये कर्मयोग की सीधी सी परिभाषा यही है। तब जब आदमी कुछ तय करता है, डिसीजन के पीछे एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, उस डिसीजन पे सडनली नहीं पहुंच जाता आदमी। तो ये एक्टिंग नाम का कीड़ा लगा कैसे, कब ऐसा लगा कि यार नाउ? यार पराग, मैं मतलब आप बिलीव करो कि अगर आप, जिसको हम कीड़ा कहते हैं, तो आई वॉज हिट बाय द बग, बाय द कीड़ा एट अ वेरी वेरी अर्ली एज, यू नो। और तब ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है, ऐसा नहीं था। मुझे मज़ा आता था। मतलब मुझे ऐसा याद नहीं है कि हमारी फैमिली में या स्कूल में या मोहल्ले में या गली में या कॉलेज में कोई कल्चरल फंक्शन हो रहा हो, शादी में कुछ एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है किसी की, तो या स्कूल में कुछ ज़रूरत है, गली मोहल्ले में, तो मैं, राकेश बेदी वॉज ऑलवेज, हाँ जी मैं आई एम देयर तो मैंने कभी अपने आप को पीछे नहीं रखा है इस मामले में। तो मैं हमेशा आगे आगे बढ़ के ही हर जगह पार्टिसिपेट करता रहा। और मुझे जो एक्चुअल जो जिसको बोला जाए जो कीड़ा है, उसकी मुझे समझ आई जब मैंने बहुत छोटी उम्र में एक गांव में जाकर रामलीला देखी। रामलीला देखी तो नेचुरली वो पेंटेड होते हैं, मेकअप होता है उनका, ब्लू होता है, यू नो, जो वो होता है, सब कॉस्ट्यूम्स होते हैं, और बच्चे पे असर होता है रामलीला का, यू नो, बच्चों पे असर होता है, क्योंकि वो उनको लगता है ये रियल हैं, ये राम रियल है, सीता रियल है। और जो बड़े बूढ़े होते हैं वो भी उस इमोशन में इतनी बार देखने के बाद, जानने के बाद भी बह जाते हैं, और बच्चे तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। और उस रामलीला के बाद जब मैंने लोगों को, उन एक्टर्स से जो कि नॉन एक्टर्स थे, नॉन एंटिटी थे, उनको मिलते हुए देखा, उनको गले लगाते हुए देखा, उनका आशीर्वाद लेते हुए देखा, एडुलेशन करते हुए देखा, तो मुझे लगा यार ये क्या, ये कमाल का फील्ड है दोस्त, ये मैजिक है कि आपको कुछ समय के लिए कुछ एक्टर्स ने आपको इस दुनिया से निकालकर किसी और दुनिया में ले गए हैं। उस दुनिया में आपने जितनी देर उस दुनिया में थे, आपने उसको विश्वास किया उसके ऊपर, ऑडियंस ने, कि हम वहाँ थे, हम रामायण युग में चले गए थे, हमने राम को देखा, दशरथ को देखा, इस तरह की कहानी को देखा, उस कहानी के साथ आप चले, एंड तक चलते हैं, यू नो। तो ये सब जब मैंने देखा तो मुझे लगा नहीं यार ये और मैं बात कर रहा हूँ, मैं शायद 7 या 8 साल का होऊंगा। आई वॉज नॉट, मतलब पहली रामलीला मैंने शायद 5, 6, 7 साल की उम्र में देखी होगी।
वहाँ से मुझे लगा कि नहीं यार ये तो गजब है। एंड देन आफ्टर दैट मतलब कोई भी स्कूल में फंक्शन हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, मतलब मेरे को उसमें अगर मौका मिल जाए और मुझे पता चल जाए तो मुझे पार्टिसिपेट करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। मतलब आप सुन के हैरान होंगे, मैं आज किसी को बोलूँ ये हमारे यहाँ एग्ज़ाम कितना बड़ा हुआ है, 10th का एग्ज़ाम कितना बड़ा हुआ, मतलब माँ बाप लगे रहते हैं पागलों की तरह, कि बच्चे पे कितना प्रेशर, बच्चे की ट्यूशन आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियों में बिठा रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सो नहीं रहे रात भर, पूरे परिवार का पूरा परिवार का बोला लगा हुआ, पूरा परिवार, बच्चा पास होना चाहिए अच्छे नंबर पर। और हमारे ज़माने में वो था हायर सेकेंडरी, जिसको 11वीं बोलते थे, 11th, आज वो 10th है, लेकिन उसका वैल्यू सेम है, स्टेटस सेम है। तो कोई ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रेशर ही नहीं, कुछ नहीं। मुझे अभी भी याद है कि 27 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो रहा था और 24 मार्च को ऑल इंडिया मोनो एक्टिंग कंपटीशन था दिल्ली में। मैंने फादर से कहा कि डैड मुझे इसमें हिस्सा लेना है। बोले बेटा एग्ज़ाम, मैंने कहा एग्ज़ाम तो देखी जाएगी, एग्ज़ाम होते रहते हैं। बोले जाओ। तो वो 24 मार्च को था, अब मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम को भूल गया, मैं शीशे के सामने खड़े होकर शीशे के सामने खड़े होकर मोनो एक्टिंग की रिहर्सल कर रहा हूँ। तो वो किया, उसमें मैं आया सेकंड ऑल इंडिया लेवल पे। ये था 24 मार्च को। फिर था जी कि 26 मार्च को ऑल दिल्ली मोनो एक्टिंग कंपटीशन भी हो रहा है, मैंने उसमें भी चला गया, मैं उसमें आया, मैं फर्स्ट। और 27 से एग्ज़ाम है और किसी पे प्रेशर नहीं है, ना मेरे पे ना मेरे माँ बाप पे, कोई प्रेशर नहीं। और क्योंकि मेरे फादर ने थ्रू आउट मेरी करियर में ये देखा कि मैं ब्रिलियंट नहीं था, पढ़ाई में मैं कोई महान नहीं था, तो महानता का बोझ ना मेरे सर पे था, ना मेरे फादर की एक्सपेक्टेशन थी, कि ये लड़का कहीं से फर्स्ट आ जाएगा यूनिवर्सिटी में या कमाल कर देगा, या तो उन्होंने सारी उम्र जो था मेरा रिपोर्ट कार्ड ऐसे देखा, हाँ बेटा पास के फेल, डैडी पास, वेरी गुड, शाबाश बेटे जाओ खेलो। बट सर ये ऐसे पेरेंट्स मिलना भी कि जो वैल्यूएट कर पाए अपनी औलाद को, ये ब्लेसिंग्स है। इवेल्यूएट नहीं करते हैं, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की हमेशा ये होती कि साला आईआईटी में ही जाएगा सीधे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये और ये जो आज हो रहा है ना, नहीं बेटा स्पोर्ट्स में जा रहा तो जाने दो, एक्टिंग में जा रहा तो जाने दो, ये मेरे फादर ने आज से 45 साल पहले किया है, 47 साल पहले किया। ही वॉज मच अहेड ऑफ हिज टाइम। और उसका एक और रीज़न है कि मेरे जो नाना जी थे, उनका नाम था रतन लाल मुर्गई। वो अमरीशपुरी, मदनपुरी, उनके बड़े भाई चमनपुरी और प्राण साहब, इनके साथ शिमला में थिएटर करते थे। तो वो जेनेटिकल थिएटर करते थे, वो थिएटर किया उन्होंने। मेरे जो मामा जी थे वो अच्छे सिंगर थे। और हमारे घर में ऐसा था कि जैसे मुझे अभी भी याद है कि मेरे फादर और मदर, तब स्कूटर था, गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, स्कूटर स्टार्ट करके शाम को तैयार होकर कहीं जा रहे हैं। मैं पूछता था कहाँ जा रहे हैं, तो बेटा आज वो बेगम अख्तर का कंसर्ट है। आज कहाँ जा रहे हैं? आज बेटा वो मेहदी हसन आए हुए हैं, उनका कुछ है। आज जी वो रविशंकर का कुछ सितार है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में मतलब मेरे फादर मदर, मेरे मामा जी वगैरह, ये इस तरह की कल्चर में अपब्रिंगिंग हुई आपकी। और शादियों में भी हमारे घर में मुझे याद नहीं कि कहीं बाहर से कोई सिंगर आया हो कभी। फिर मेरी माँ, उसकी बहनें बहुत अच्छा गाती थी। तो ये ब्लेसिंग्स हैं कि एक, और वो मारियो पुज़ो की बड़ी सुंदर लाइन है, वो डेस्टिनी लीड्स। मतलब वो पता था कि राकेश बेदी एक्टर पैदा होना है इस घर में, वो उसकी लाइन एक्टिंग में ही होना है। वो खैर एक अलग बात है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जो माँ बाप आज कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप ने आज से 45-50 साल पहले किया कि यू फॉलो योर पैशन। आपको जो करना है वो करो, ईमानदारी से करो, उसमें बहो मत, बिगड़ो मत, उसमें जाके कहीं ड्रग्स का शिकार मत हो जाओ, गलत कंपनी में मत पड़ जाओ,
अपना फोकस करेक्ट रखो। वो जैसे बोलते हैं ना कि बैठे हैं किनारे पर कभी तो लहर आएगी, लेकिन वो आपको किनारे पे बैठना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज की जनरेशन भूल जाती है, जो जनरेशन आ रही है हमारी लाइन में, क्रिएटिव लाइन में, भाई आप देखिए एडिटिंग वाला एडिटिंग का कोर्स करके आता है, सीख कर आता है। कैमरा वाला कैमरा का थोड़ी ना आप किसी को दे देंगे, कोई बोले जी मैं कैमरा मैन हूँ, मुझे आपकी फिल्म शूट करनी है, आप नहीं देंगे ना। आप पहले पूछेंगे ये कहाँ से किया है, इससे पहले क्या किया है। एक्टिंग में ऐसा लोग समझते हैं कि बगैर सीखे, बगैर जाने हम एंड तक पहुंच जाएंगे, शाहरुख खान बन जाएंगे, मतलब टॉप पे पहुंच जाएंगे। मैं अक्सर मतलब मुझे कई अब काम ही अपना इंटरव्यू लेना है सालों से, तो फोटोग्राफ्स देख के, वीडियोस देख के, कई बच्चे छोटे शहरों के भी सर हमको हीरो बनना है या हीरोइन। एग्जैक्टली एक्टर बहुत कम लोगों को बनना है, हीरो सबको बनना है। प्रॉब्लम यही है कि मैं सुंदर दिखती हूँ या मैं हैंडसम दिखता हूँ तो मैं हीरो बन सकता हूँ। ये कंसेप्शन जो है इसको बदलने की जरूरत है। नहीं बदलता ही है। और मैं एक्टिंग की क्लासेस बहुत जगह लेता हूँ और मैं जाके यही बोलता हूँ कि देखिए अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने आईने के सामने हर आदमी दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है। क्या सही बात है। किसी और को जज करने का मौका तो दो कि तुम कितने पानी में हो। तो ये एक एक्टर हमारी लाइन का ये है इसमें। और हर आदमी जो है ना उसको एंड रिजल्ट नज़र आता है कि मुझे शाहरुख खान की जगह पे बैठना है, मुझे अक्षय कुमार की जगह चाहिए, या मुझे मतलब या आमिर खान या सलमान, जो भी है, आपको एंड रिजल्ट नज़र आता है। आप उसकी जो प्रोसेस है ना, उसकी जो तपस्या है या वो जहाँ से वो जाना है वहाँ पहुँचने के लिए, वो रास्ता किसी को नज़र नहीं आता, ना कोई देखना चाहता है। सर हम तो वो रेस है कि मैच खेलते खेलते बोलते यार सचिन ने शॉट ठीक नहीं मारा, ऐसा मारना था उसका कुछ नहीं है। और आप ये नहीं जानते कि वहाँ पर सारा 150 मील की स्पीड से बॉल जा रही है, बॉल दिखती भी नहीं है। मतलब अगर आप सामने खड़े हो जाए ना, बॉल जब सामने से निकलती है तो बड़ा आदमी डर जाता है सर। हवाइयाँ उड़ जाती हैं, ज़ुप करके निकलती है और लग जाए तो आपको मर सकते हैं। विजडम ट्री के नीचे का सफर कैसा रहा? विजडम ट्री तो एक कमाल की एक छोटी सी लोकेशन है एफटीआई में, फिल्म इंस्टीट्यूट में। वो मतलब कि एक उसमें एक चबूतरा सा बना हुआ है, एक सेंटर में एक पेड़ है जो हमारी मेन रोड है एफटीआई की, उसके सेंटर में एक बड़ा पुराना पेड़ है, शायद मेरा ख्याल कम से कम नहीं तो 80-90 साल पुराना होगा वो। तो क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट को बने हुए बहुत साल हो गए, उसके पहले प्रभात स्टूडियो भी था वो। तो यू कैन से कि ये 1940s से विजडम ट्री बना हुआ है। कितने साल हो गए आज समझिए, 82-85 ईयर्स हो गए। तो वो चबूतरा है, तो जितने शाम को जितने भी लोग वहाँ पर जिस समय भी पढ़ रहे होते हैं या जो कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं या बैठते हैं, तो वहाँ पर एक महफिल सी जमती है। और महफिल जमती है तो क्या है, तबादला ख्यालात होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है। तो डेफिनेटली जब आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करते हैं क्रिएटिवली, उस समय आपको नज़र नहीं आती, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं उसके कीटाणु जाते रहते हैं। तो ये मतलब एफटीआई के दौरान आपको क्लियर हुआ कि यार मैं कॉमेडी सेक्शन में जाना चाहूँगा, या किसी ने आपको बैचमेट्स ने बोला? जब मैं एफटीआई में था तो सईद मिर्ज़ा मेरे बैचमेट थे। मेरे बैचमेट तो बड़े कमाल के थे, सईद मिर्ज़ा भी थे, कुंदन शाह, मंजुल सिन्हा, फिर आपके डेविड धवन, केतन मेहता, विनोद चोपड़ा, ये सब बैचमेट थे। तो डायरेक्शन वालों को एक डॉक्यूमेंट्री मिलती है बनाने के लिए एज अ पार्ट ऑफ देयर एक्सरसाइज, कि ये तुम्हारी एक्सरसाइज है। एक फिल्म मिलती है, एक डॉक्यूमेंट्री मिलती थी, मतलब तो चेंज हो गया होगा, कि एक फिल्म मिलती है आपको बनाने की 10 मिनट के लिए, जिसमें इट शुड बी ए सिनेमा, अ स्टोरी, और एक मिलती है डॉक्यूमेंट्री कि आप किसी भी चीज़ पे एक अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाइए आप। तो सईद मिर्ज़ा ने टॉपिक चुना कि मेरे जो साथ वाले एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं जो इस समय मेरे साथ हैं, वो बाहर निकल कर क्या करेंगे, उसका ये टॉपिक था। अच्छा। कि व्हाट विल द एक्टिंग स्टूडेंट्स डू
what are their aspirations when they go out from FTII? अभी भी सही मुझे मिलता है तो मुझे याद करता है इस बात को, हमेशा बोलता है। तो सब ने बोला, किसी ने बोला आई वॉन्ट टू बी द लीडिंग मैन ऑफ फिल्म, मैं हीरो बनना चाहता हूँ, या मैं टॉप पोस्ट वो विलन बनना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि मैं कॉमेडी करूँगा। तो उसने बोला वाई? मैंने कहा क्योंकि मेरे लिए और कोई दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है सिनेमा में एट दिस पॉइंट। उसकी बात तब की बात कर रहा हूँ, 1976-77 की बात कर रहा हूँ। मैंने मेरे लिए और कोई दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है, और अगर मैं उसको खोलने में लगा रहा ना तो मेरे 20 साल को खोलने में ही लग जाएंगे। करते 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 सी आई ट्राइड, देन अल्टीमेटली उसका फ़ायदा हुआ मुझे। आई गॉट चश्मे बतूर, यू नो, एक दूजे के लिए, द हिट फिल्म्स ऑफ 1980s, एक दूजे के लिए तो कितनी बड़ी हिट थी। हम इस आज किसी को उसको बता भी नहीं सकते वो कितनी, कि हिट कितनी बड़ी हो सकती है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी वजह से सुसाइड हो रही हैं, उसकी वजह से मुझे थ्रेट कॉल आ रही हैं, डेथ थ्रेट मुझे भी आई थी कि बिकॉज द हीरो हीरोइन डाई बिकॉज ऑफ मी, यू नो। तो और फिल्म 3 साल लगी हुई है यार, थिएटर में उतर नहीं रही है। 3 साल किसको बोलते, 3 साल 4 साल, और पूरे इंडिया में, ऐसा नहीं कि एक ही शहर में। ऐसी ये मुझे क्यों मिली फिल्में, इस तरह की और बहुत सारी फिल्में ये मुझे क्यों मिली? क्योंकि मैंने कॉमेडी का वो रखा कि मैं इस जोन में रहना चाहता हूँ फिलहाल। जब तक एक बार नाम बन जाएगा तब आई कैन डिविएट। कॉन्फिडेंस मुझे दिया इन सब बातों ने, ये सब करने के लिए और जिंदा रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, वो एक थिएटर है। अभी 2 दिन पहले भी मेरा मसाज का शो था दिल्ली में। मतलब थिएटर की जर्नी भी तो आपकी ऐसी है कि जिस पे अलग से अपन बात करेंगे ही अभी। सिनेमा मैं आपसे मेरा तारुफ कब हुआ, मैं जब बुलंदी देखने गया है, और मैंने कहा यार ये बड़ा कमाल का मजेदार आदमी है यार, आके रिपोर्टिंग करता है। वो तिरंगा में था। हाँ तिरंगा में, वो उसमें भी, हाँ खबरी लाल, और इसमें भी उसका जो तरीका है, वो सारे अपने माँ बाप की वो कर रहा है, उनको राजकुमार साहब को बता रहा है क्या है क्या है। मैंने कहा आदमी मस्त है ये। तो बाद में फिर धीरे, तो आपके लिए टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा? मतलब बुलंदी मेरे ख्याल 3-4 फिल्म ही होगी, 4-5 फिल्म थी। और बुलंदी का भी मुझे मिली कैसे, बड़ा अजीब सा किस्सा हो। अच्छा। हाँ, सुरेश ओबरॉय मेरे बैचमेट हैं, तो उनकी जो डिप्लोमा फिल्म थी जो इंस्टीट्यूट में बनी थी, FTI में बनी थी, उन्होंने वो इस्माइल शरॉफ को दिखाई अपने लिए, मतलब उनके काम के लिए कि मुझे आपसे काम चाहिए। तो इस्माइल शरॉफ ने देखा और उसको मैं बहुत पसंद आया। अभी भी याद है, मैं लिंकिंग रोड पे चल रहा था, गजीबो के सामने कहीं पे एक गाड़ी रुकी, उसमें से वो निकला, एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो हेलो, राकेश बेदी। मैंने कहा कम एंड मीट टुमारो, सो एंड सो एड्रेस। मैंने कहा आप कब? आई एम इस्माइल शरॉफ, आई एम मेकिंग अ फिल्म, आई लाइक यू। मतलब सुरेश मेरा है, आपका स्ट्रगल करके आए। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। अच्छा। मैं अगर आपको बताऊं कि मुझे एक दूजे के लिए कैसी मिली तो आप हैरान होंगे, क्योंकि मैं मतलब इट इज़ सो फनी। गर्मियों का दिन, मौसम है, गर्मी पड़ रही है और बाहर निकलने का कोई मन नहीं है, मूड नहीं है। मैं अपने घर में आराम से खाना ना खा के, मेरा प्लान था कि आज मैं कहीं जाऊंगा नहीं, कोई मेरी अपॉइंटमेंट भी नहीं थी, मीटिंग भी नहीं थी। तो मुझे अनिल कपूर का फ़ोन आया। तो बड़ी अच्छी मेरी दोस्ती थी उस ज़माने में, अभी भी है, उस ज़माने में हम लोग बहुत मिलते थे। तो बोला मैं प्रसाद जी को मिलने जा रहा हूँ, LV प्रसाद जो प्रोड्यूसर थे, तू चल मेरे साथ। मैं क्या करूँगा यार? बोला मैं जा रहा हूँ यार, आई एम ट्राइंग फॉर द मेन रोल, चल। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया, उसकी गाड़ी में मैं बैठ गया। दोपहर को एम्बेसडर थी ब्लैक कलर की, मुझे घर से पिकअप किया उसने, सेंटा क्रूज से, चेंबूर से आया, मुझे पिकअप किया एंड वी वेंट टू तारदे। तो वहाँ अब मैं अंदर चला गया और मैं थोड़ा सा बाहर बैठ, जो वेटिंग एरिया होता है वहाँ बैठ गया, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट नहीं थी उनके साथ, मुझे मिलना भी नहीं था, मतलब मुझे बुलाया नहीं था उन्होंने। तो अनिल अंदर बैठा था, तो किसी काम से दरवाज़ा हल्का सा खुला, तो प्रसाद जी ने मुझे देखा। तो बड़े फ्रेल से, सिंपल से, सॉफ्ट आदमी थे, गजब के सॉफ्ट आदमी थे, आवाज़ निकलती नहीं थी उनकी।
हु इज दैट बॉय, ऐसे बोलते थे, हु इज दैट बॉय। तो अनिल ने कहा सर माय फ्रेंड राकेश बेदी, आई हैव सीन हिम समवेयर, कॉल हिम कॉल। तो मैं अंदर गया, मैं नमस्कार, बैठिए बैठिए, आई हैव सीन योर वर्क, आई एम मेकिंग अ फिल्म, नाइस रोल फॉर यू। यार ये तो गजब ही है, मतलब मैं बड़ा एक्साइट हो गया। मैंने कहा आई एम मेकिंग अ फिल्म एक दूजे के लिए विद कमला हसन एंड वेरी नाइस रोल फॉर यू, कम सो एंड सो डेट, मीट माई स्टाफ। इफ मैं आज की मतलब अनिल कपूर और आपकी दोस्ती कैसे हुई? अनिल कपूर तो एफटीआई के भी नहीं है कहीं से कोई। यहाँ पर आके अच्छी हमारी, मतलब हम मिलते थे, बहुत मिला करते थे अक्सर, बहुत अच्छी दोस्ती हमने, कई शामें साथ में गुजारी, कई दिन गुजारे। सो इस अगर फिल्मों की बात कहूँ तो टर्निंग पॉइंट किसको कहेंगे, एक दूजे के लिए या? मैं तो ये समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट ऐसा कुछ ग्रेट, मतलब टर्निंग पॉइंट मैं कहूँ कि साहब ये ओवरनाइट ऐसा हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं था मेरी लाइफ में। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि मेरी लाइफ में हमेशा हर चीज़ एक टर्निंग पॉइंट रही है। यू नो, वन स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड, येट वन स्टेप अहेड, येट वन स्टेप अहेड। एक ऐसा अगर कहा जाए तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये कल कहा जाए कि कल सब ब्लैक ही ब्लैक, आज सारा वाइट ही वाइट हो गया। नहीं, पर मतलब जब फिल्मों के साथ साथ उस दौर में जब टेलीविजन क्रांति हुई, वो तो आप वो उसको आप बोल सकते हैं, वो एक टेलीविजन की क्रांति, ये जो है जिंदगी was one of the pioneers in India। और मुझे अभी भी याद है कि फिल्मों में क्या था कि फिल्में चलती हैं और किसी ने देखी किसी ने नहीं देखी, यू नो, ऐसा होता है। टेलीविज़न में ऐसा कम हो, टेलीविज़न में अगर कोई चीज़ हिट हो तो सबने देखी होती है वो, मतलब एट वन गो यू कैन से 80-90% ऑफ द इंडिया नोज कि व्हाट, ये भाई ये क्या है। जैसा आज ओटीटी का चक्कर है कि उससे ज्यादा रेंज मुझे लगता है दूरदर्शन का उस समय था कि लोग देखते ही देखते थे। तो मुझे इसका एहसास हुआ क्योंकि मैंने ये जो है जिंदगी साइन करने में ये महीना लगाया कि मैं करूं कि ना करूं, टेलीविज़न करूं कि ना करूं। मुझे लगा मुझे टेलीविज़न नहीं करना चाहिए, मुझे फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी। ताकि मेरे दोस्त बना रहे थे, कुंदन शाह और मंजुल सिन्हा मेरे बैचमेट थे, तो बोला तू पागल है क्या, तू करना यार, तू हम बोल रहे हैं ना तू करना। पीछे पड़ गया मेरे कुंदन, तू करना पड़ेगा तेरे को, तू कर। तो फिर मैंने किया, लेकिन जब उसका आफ्टर 2 या 3 हफ्ते के बाद उसका जो रिजल्ट आया, बाप रे, इट वाज मतलब आई ओपनर फॉर मी कि ऐसा स्टारडम भी दे सकता आपको टेलीविज़न, ऐसी पहचान दे सकता है, इतनी व्यूअरशिप दे सकता है आपका काम एट वन गो लाखों नहीं करोड़ों लोग देख रहे हैं एट अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम्स ऑफ सोसाइटी, बच्चे बूढ़े जवान आदमी औरतें, और पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में। तो इट वाज समथिंग एल्स। तो इट वाज अ टर्निंग पॉइंट नॉट अलोन। सारी कमाल के एक्टर, मतलब शफी सर और भक्ति जी, आप सब कमाल के एक्टर्स सारे, सतीशा। बट ह्यूमर इज समथिंग विच इज इट्स सो ब्यूटीफुल, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। ह्यूमर के लिए बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सैडनेस जो है ना, सैडनेस को आप जितना मर्जी फैला दो। आप किसी एक एपिसोड में, एग्जांपल देता हूँ आपको, टेलीविज़न में किसी एक एपिसोड की किसी एक कैरेक्टर की डेथ हुई सपोज, तो उस डेथ को 6 एपिसोड तक ले जाओ, लोग रो रहे हैं, आ रहे हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यू नो, कितना मर्जी लंबा कर दो आप, है ना, आप फिर हाँ करते ही, फिर उसके रेपरकशन। टेलीविज़न में ऐसा नहीं होता। साला आपका जो जोक है वो तब लैंड करेगा अगर स्प्लिट सेकंड उसकी टाइमिंग होगी। 1 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी यहाँ वहाँ हो गया तो वो फ्लैट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ह्यूमर हैज़ टू बी कंसाइज। जैसे ही उसको ज़रा भी लंबा करोगे इट विल फॉल फ्लैट ऑन द फेस। पर ऐसा भी तो होता, मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जिसको कॉमेडी सेक्शन कहें, ह्यूमर सेक्शन कहें, उसमें अभी भी वो उसके जो प्रकार हैं अलग अलग की, डार्क कॉमेडी क्या होगी, क्या वो सारे, उस पर अभी हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, हमने किया ही नहीं है फोकस। हाँ। आप देखिए, चैपलिन तो सबने देखा हुआ है, लेकिन एक चैपलिन के गुरु हैं
बस्टर कीटन, आपने देखा उनको? आप देखिएगा, ये आज की इंटरव्यू के बाद देखिएगा उनको, है ना, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आप देखिएगा। बस्टर कीटन, BUSTER एंड KEATON, ये स्पेलिंग है उनका नाम पे। आप देख के पागल हो जाएंगे कि ये आदमी ने, और आप आज आप हैरान होंगे कि ये कैसे किया, ये कैसे किया आज से 100 साल पहले। इसमें कौन सी टेक्निक है, कौन सा कैमरा है, ये किया कैसे? यू विल बी शॉक्ड। और हमने उस तरह के ह्यूमर को या चैपलिन के ह्यूमर को हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। आप देखिए, हमारे सिनेमा में एक अच्छी कॉमेडी फिल्म का एवरेज 1 फिल्म पर डिकेड है। चश्मे बदूर एक दशक की फिल्म है, चलती का नाम गाड़ी 1 दशक की फिल्म है, पड़ोसन 1 दशक की फिल्म है, मतलब आप देखो गोलमाल 1 दशक की फिल्म है। ऐसा तो नहीं कि गोलमाल जब आई उसके बाद 12 गोलमाल जैसी फिल्में आ गई, ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप देखिए भाई, शोले के बाद तो 25 शोले बनी ना, लेकिन गोलमाल के बाद कौन सी गोलमाल बनी? सही बात। या कौन सी ह्यूमरस फिल्म बनी? या पड़ोसन के बाद कौन सी ह्यूमरस फिल्म बनी, हिलेरियस फिल्म बनी? नहीं बनी। एक्चुअली उस तरह के एक्टर्स होना जो मतलब आप बोल रहे हो कि वो टाइमिंग अगर नहीं है तो गया। मतलब गोविंदा जैसे एक्टर्स या बहुत रेयर हैं हमारे पास कि जो उस कॉमेडी को के टाइमिंग में खेल लेते। कभी भी नोट कीजिए, हम हमेशा ऐसा होता रहा है, एंड आप तो इस लाइन के हैं, यू आर जर्नलिस्ट, वेरी बिग जर्नलिस्ट योरसेल्फ, तो हु नोज बेटर देन यू कि एक लव स्टोरी हिट होती है तो 50 लॉन्च होती हैं, है ना। एक मारधाड़ की फिल्म हिट होती है तो उस जॉनर की 50 फिल्में लॉन्च होती हैं। कॉमेडी में ऐसा बताइए कभी हुआ हो तो कि कॉमेडी फिल्म लॉन्च बड़ी हिट हो गई, अंदाज अपना अपना हिट हुई, किसी ने बनाई उसके बाद अंदाज अपना अपना? बनाई नहीं। आपने आमिर ने और उसने भी कोशिश नहीं की, सलमान ने, उनको तो कोशिश करनी चाहिए थी ना कि नहीं यार ये कितनी बड़ी हिट है, मतलब ये खजाना है। आप सोचिए, आपने उसको टैप नहीं किया है। अंदाज अपना अपना इज अगेन अ कल्ट, ह्यूज कल्ट फिल्म, लाइक ऑलमोस्ट लाइक चश्मे बद्दू, यू नो, ऑलमोस्ट लाइक पड़ोसन, बार बार देखी जा सकती है वो फिल्म। तो क्यों नहीं उसको, उसके पोटेंशियल को टैप किया गया हमारे देश में? गलत बात है। बात तो सालों से हो रही है, मतलब मुझे याद है मैं स्टार न्यूज में था तब से मैं सुन रहा हूं कि बस अंदाज अपना अपना पार्ट 2 आ रही, अंदाज अपना अपना पार्ट 2 आ रही। कभी सलमान नहीं मानते, कभी आमिर नहीं मानता, कभी। प्रॉब्लम पता क्या है? देखिए, कॉमेडी में, कॉमेडी का पहला असूल ये होता है, सबसे पहला विक्टिम आपका आप खुद होने चाहिए। अगर आप अपने ऊपर हंसने के लिए तैयार हैं तब कॉमेडी फिल्म बन सकती है। अगर आप में जरा सी भी ईगो है कि नहीं ये मैं क्यों करूं यार, मैं ये नहीं करूं, मैं ये तो वो गिरेगा मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं होता। ह्यूमर में तो ह्यूमर इज एक्चुअली बेसिकली more what you can give rather than what you can take. It is more on reactions than on rather actions. तो बेस्ट एग्जांपल आपके बैचमेट की जाने भी दो यारो, क्या मतलब उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि उस जोन में अब कोई फिल्म वैसे बन सकती। तो मैं, आप देखिए ना, आप खुद आपने बताया अभी, तो 1 फिल्म पर डिकेड का एवरेज है कॉमेडी फिल्म का। प्योर कॉमेडी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, एक फिल्म में कॉमेडियन है उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। उसमें हीरो खुद पे हंसता भी है, विफल भी है, सारी चीजें अद्भुत फिल्म, अद्भुत फिल्म है। ये सारी जो जर्नी चलती रही वो तो चलती रही, लेकिन ऐसा कहते हैं कि कोविड का पीरियड छोड़ दो तो राकेश बेदी कभी स्टेज से उतरे नहीं। महीने जिंदगी में महीना ऐसा नहीं है मैंने जब मंच पे पाँव नहीं रखा हो, कुछ ना कुछ ना किया हो। कोई भी महीना ऐसा नहीं है। मतलब किसी महीने में 4 शो होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, एक तो होता ही होता कहीं ना कुछ समथिंग होती है। अभी आप दिल्ली भी करके आए शो मसाज का, तो ये मतलब कैसे सोलो प्ले है और उसमें कई सारे कैरेक्टर्स आप निभाते हैं उसमें। हाँ, 24 कैरेक्टर्स एक साथ निभाना मतलब एग्जॉस्टिंग होता होगा ना? नहीं होता एग्जॉस्टिंग तब होता है अगर ऑडियंस में रिएक्शन ना आए तो। अगर ऑडियंस साथ में खिलती रहती है और खुलती रहती है, खिलती रहती है, हंसती रहती है तो बड़ा मजा आता है। मैं आपका शो एक देख रहा था, वे काफी एलीट ऑडियंस थी और तो मुझे लगा, मुझे 2 चीजें समझ में आई। उस एलीट ऑडियंस के जो रिएक्शन थे, हंसते खेलते, और आपका कम्युनिकेशन भी बीच बीच में चल रहा था,
इसमें दो चीजें, एक तो हिंदी थिएटर प्रचार प्रसार, आप जैसे लोग जब होते हैं, जब सेलिब्रिटीज थिएटर करते हैं, तो वो एक है, और दूसरा हिंदी कंटिन्यूटी में बनी हुई है, क्योंकि आपकी वो जो बोलचाल की भाषा वहां पे थी, उसमें हिंदी के ऐसे शब्द थे शायद साउथ बॉम्बे के लोगों को समझ में भी नहीं आए, बट वो लाफ्टर क्रिएट करता है। पॉइंट के बाद ना लैंग्वेज बैरियर नहीं रहती, हालांकि उसमें ऐसी नॉर्मल बोलचाल की हिंदी है, जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसी हिंदी है उसके अंदर, ऐसी कोई बहुत ही कलिष्ठ या स्टॉन्च हिंदी के ऐसे शब्द नहीं है जो समझ में ना आए। नॉर्मल बोलचाल की हिंदी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि भाषा एक्चुअली वो होनी चाहिए जो जहन से, कानों से होकर दिल तक पहुँचे। उसकी जो उसके छुपी हुई इमोशन है ना, वो दिल तक पहुँचनी चाहिए। वरना भाषा जो है वो, अगर आप, अब हम कई दफ़ा ऐसा पढ़ते हैं, कोई इंग्लिश नॉवल पढ़ता हूँ मैंने अभी इंग्लिश नॉवल पढ़ा, मैं नाम नहीं बताऊँगा, उसमें इतने कठिन शब्द थे कि मुझे हर पेज पे डिक्शनरी खोलनी पड़ रही थी। तो मैंने नावल पढ़ने के बाद उस राइटर को फ़ोन किया, तो मैं नंबर निकाला उसका और मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा साहब मैं राकेश बेदी बोल रहा हूँ, मैं नावल पढ़ा आपका, वो बड़ा खुश हुआ कि आपने नावल पढ़ा सर, थैंक यू सो मच। मैंने कहा लेकिन मैं एक शिकायत करना चाहता हूँ आपसे, आपने मुझे इस नावल में ये ज़्यादा दिखाया है कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश जानते हैं, वजह इसके कि आपकी स्टोरी टेलिंग पावर ज़्यादा बढ़ी। मैं तो परेशान हो गया डिक्शनरी खोल खोल के तो फिर भी मैंने नावल ख़त्म किया, क्योंकि मुझे लगा नहीं यार, मैंने शुरू किया तो ख़त्म करना चाहिए। तो ऐसे बहुत, अब जैसे वो अपने कई ऐसे राइटर हैं जो मैं जेफरी आर्चर हैं, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जेफरी आर्चर का। मैंने आज तक कभी डिक्शनरी नहीं खोली उनके किसी अंग्रेज़ी नावल पढ़ते पढ़ते, एक फ्लो बनता है। तो कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए ना जो आदमी को खटाक से लगे। तो अभी कौन कौन से प्लेज जो है आप कर रहे हैं रिपीटेटिव? एक तो मसाज है। हाँ, मसाज विजय तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ प्ले है, और मैंने उसको अडेप्ट किया है। कई साल हो गए, 22-23 साल हो गए चलते चलते उसको, पता नहीं कितने शो कर चुका हूँ। फिर अभी आज 3 तारीख है, हम बात कर रहे हैं, 4 तारीख को हम बात कर रहे हैं, 8 और 9 को मेरे 3 प्लेज, अलग अलग प्लेज हैं पृथ्वी थिएटर पे। 8 को है ताजमहल का टेंडर, और 9 को है शतरंज के मोहरे जो 55 साल से चल रहा है, और एक है बीवी ओ बीवी जो मेरा लिखा हुआ डायरेक्ट किया हुआ प्ले है। गिल साहब भी है उसमें। हाँ, सुधा चंद्रन जी हैं। तो ये फिर एक मेरा लिखा हुआ प्ले है जब भी सेपरेटेड, वो भी बहुत पॉपुलर है। फिर एक और लिखा हुआ प्ले है पत्ते खुल गए, वो भी अच्छा चलता है। एक मैंने प्ले किया था अनुपम खेर और नीना गुप्ता के साथ, जो मैंने लिखा था और डायरेक्ट किया था, मेरा वो मतलब नहीं था, वो बड़ा कामयाब हुआ था। तो ये इस राइटिंग भी थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें अलाइव रखती हैं। बिल्कुल सही बात है, मतलब यही विटामिन से जिससे एक्टर फ्लरिश होता है तो आप आए और मैं कहिए कि ये हमारी खाद भी है और हमारा खाद्य भी है। अब आप आए और चश्मे बद्दूर, चूंकि ये कितनी बड़ी कल्ट फिल्म है, तो कुछ 2-3 सवाल मैं उस पर वो करके आपको फ्री करता हूं, क्योंकि क्या है, हमारे देश का इशू ये है कि हम किसी चीज़ का, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं। अब चश्मे बद्दूर महान फिल्म है, ये जाने भी तो यार वो महान फिल्म है, उसकी मेकिंग की स्टोरीज वो तो कुंदन थे तब उन्होंने सारी चीज़ें बता दी, सारे चीज़ हो गए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको पता ही नहीं है। तो कुछ यादें अगर आप इसकी बांटना चाहे कि क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं चश्मे बद्दूर के दौरान। देखिए, एक तो सबसे पहले मुझे अभी भी याद है, मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, मुझे एक फ़ोन आया वीरेंद्र सैनी का। वीरेंद्र सैनी एक बड़े अकम्पलिश्ड वो है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, डीओपी हैं, और मेरे बैचमेट थे वो। तो वो चश्मे बद्दूर शूट कर रहे थे, तो ही वॉज ऑन बोर्ड। मुझे एक दिन फ़ोन आया, तू क्या कर रहा है राकेश? मैंने कहा मैं घर पे हूँ, अभी मैं निकलूँगा थोड़ी देर में, कुछ काम है। तो सब काम छोड़ के तू सही के घर पे आ जा। सुबह सुबह फ़ोन आया कुछ 9-9:30 बजे। तो मैंने कहा क्यों? बोलता आ तो सही है। मैं गया वहाँ, एंड मुझे सही ने देखा और उसने कहा सीनियर वर्क। उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। तो
क्योंकि तब कुछ फिल्में लग गई थी, लेकिन फिर भी हर आदमी हर फिल्म नहीं देखी होती। और आज का ज़माना तो है नहीं ना कि आप टीवी खोला और फ़ोन खोला और देख लिया। तब तो अगर आप फिल्म मिस कर दी तो कर दी, है ना। अब वो पता नहीं कभी री रिलीज़ होगी तो आपको मौका मिलेगा देखने का। तो उस समय कोई फिल्म मेरी चल भी नहीं रही थी, तो उसने कहा, लेकिन क्योंकि सैनी जो थे वो एफटीआई के थे, तो उनके पास उनका भी किया हुआ काम था जो उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट में किया था एज अ डीओपी, जिसके अंदर हम एक्टर्स थे। अच्छा, ये तो वो कहीं कुछ सही को कुछ अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आई डोंट नो, लेकिन तो शी वॉज वेरी, शी सेड आई नीड यू, आई वांट टू वर्क, लेट्स वर्क टुगेदर। मैंने कहा ठीक है जी, बढ़िया। उसने स्क्रिप्ट सुनाई तो मैं स्क्रिप्ट सुन के मैं पागल हो गया। मैंने कहा ये तो गजब की फिल्म है यार। मतलब तब भी स्क्रिप्ट इतनी ऐसा नहीं लगी कि मतलब ये इतनी बड़ी हिट होगी, लगा छोटी फिल्म बन रही है, फारूक शेख है, मैं हूँ, दिल्ली का लड़का है रवि बासवानी, ऐसा कुछ है, तो मतलब अच्छी फिल्म बनेगी। लेकिन ये पता नहीं था कि इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म जिसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म ही नहीं हो रही है। मतलब आज भी लोग मिलते हैं कि सर कल आपकी फिल्म देखी, परसों देखी। कोई बोलता है सर मैं तो जब भी बोर होता हूँ कहीं से भी लगा लेता हूँ। चश्मे बद्दूर एक अलग ही, मतलब वो उस लेवल की फिल्में बनना चाहिए। मतलब कोई इस तरह से सीरियसली ले, जैसे हम बात कर रहे थे कि यार कॉमेडी बनाते, ह्यूमर पे काम करते। और कॉमेडी में मेरा एक और टर्निंग पॉइंट अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, वो है श्रीमान श्रीमती। वो एक बहुत बड़ा आइकॉनिक सीरियल है जिसने बहुत गुदगुदाया लोगों को, और आज भी वो उसकी भी शेल्फ लाइफ नहीं होती। वो कौन सा पल या दिन या वो मोमेंट था जब आपने आपके पिता की आंखों में प्राउड देखा कि यार यस ये डिड इट? बहुत बार ऐसा हुआ। फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग। थिएटर जब देखने जाते थे तो बहुत खुश होते थे मुझे देखकर। मुझे याद है जब उन्होंने मसाज का शो देखा तो बहुत खुश हुए थे, पहला शो उन्होंने देखा तो ही वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज मसाज में मैं अकेला ही हूँ। तो क्या होता है कि फिल्मों में तो चलो ठीक है एक रोल किया आपने कुछ, लेकिन एक ऐसा एक एक्टर की एक अकम्पलिशमेंट है। मतलब मैं समझता हूँ कि किसी भी एक्टर की, जैसे जब मैं मसाज करता हूँ तो मेरे मन में ये आता है कि ये सिर्फ एक प्ले नहीं है, ये उन लोगों के लिए क्लास भी है जो एक्टर बनना चाहते। कि कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं यार मैं भी 2 घंटा खड़ा होकर ऑडियंस को होल्ड करूँ, उसके पीछे क्या क्या टेक्निक छुपी है, क्या क्या हार्ड वर्क छुपा है, क्या एक सोच है। मेरे फादर ने देखा तो उनको लगा कि ये सारे जो एक्टिंग का इतने साल तक कर रहा है उसके कल्मिनेशन का एक रिजल्ट है। और फिर मैंने एक प्ले किया था पति पत्नी और मैं, उसकी एक अलग, उसमें मैं जो है वो है शत्रुघ्न सिन्हा और पति मैं हूँ, पत्नी एक लड़की है, तो 3 ही कैरेक्टर हैं उस प्ले में। उसके मैंने कुछ 150-200 शो किए हुए हैं, विदेश में भी किए, यहाँ भी किए। तो उस शो को देखने के लिए मतलब हु इज़ हु ऑफ इंडिया जो है वो आते थे देखने को, मतलब पॉलिटिकल। हाँ, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा अगर प्ले कर रहे हैं तो उसका मोमेंट ये था कि वो वाजपेयी जी को मालूम पड़ा जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा भी मुझे भी ये प्ले देखना। तो हमने फिर वो प्ले पीएम हाउस में किया, उनके घर में एक छोटा सा थिएटर है अराउंड 40 सीटर, जहाँ वो प्रधानमंत्री बैठ कर नाटक देख सकते हैं, वहाँ पर किया। तो फिर मैंने एक शो इसका किया था पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, वहाँ एक थिएटर है, वहाँ पर एक शो किया था। तो इन चीज़ों से मतलब थोड़ा सा लगता था फादर को कि नहीं। और मसाज के शो तो खैर वो देखते ही थे हमेशा। टीवी की क्रांति जब हुई, क्योंकि क्या होता है ना कि एज एन एक्टर आप कर गए, मुझे दिखता है कि यार सक्सेस हो गया लड़का। तो ऐसा कुछ उन्होंने मतलब खुश रहते थे, पर खुश बहुत होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई, उनको लगता था कि ये एक काम है यार, ये काम कर रहा है, काम करेगा तो अच्छा ही करेगा, मतलब अच्छा करना ही चाहिए, काम बुरा क्यों करें, काम अच्छा करना चाहिए। तो इट वॉज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन आवर फैमिली, यू नो, कि भाई तो एक्टर बनने गए हो। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे जब मुझे, अगर आपके बच्चे हैं भी एक्टिंग में हैं, मतलब बच्चों को जब
बाहर के लोग आके बोलते हैं कि योर डैड की ये फिल्म देखी और वो फिल्म थी और चश्मे बदूर थी और यू डोंट नो क्रेज ऑफ ये जो है ज़िंदगी, सड़कें बंद हो जाती थी पूरे इंडिया की रात को 9 बजे, यू नो, ट्रैफिक नहीं होता था, तो उनको घर की मुर्गी दाल बराबर उनका डैड का। अभी डे बिफोर यस्टरडे मैं और अबीर, मेरा बेटा है, बैठे हुए थे सोफे पे और मैंने कहा उधर खसक, तो वो उधर खसक और मुझे वो सीन याद है सोफा कम बेड वाला। बताइए, वो सीन 84 का है और आपको आज तक याद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा काम जो है ना वो मेमोरी से नहीं जाता है। तो चलते चलते क्या कहेंगे चाहने वालों से आपकी? मैं यही कहूँगा कि ह्यूमर एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ह्यूमर में लपेट कर किसी को बड़ी से बड़ी बात कह सकते हैं, अगर आप कहना चाहें तो उसमें लपेट कर, और बात का असर जो होता है उस समय तो आदमी हंसता है सुनने वाला, असर थोड़ा बाद में होता है, कहते हैं यार ये बात कही थी, यू नो। यही बात अगर आप कटाक्ष से कहेंगे तो, या थोड़ा सा चिढ़ कर कहेंगे या कड़वी ज़बान में कहेंगे तो उसका असर जो है वो गलत हो जाता है। और वैसे भी अच्छी सेहत के लिए एक ह्यूमर एलिमेंट अपने अंदर रखना बड़ा ज़रूरी है। और जो नए एक्टर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपना क्राफ्ट जो है वो पहले सीखिए और उसके बाद फिर अगर आप अच्छा काम करेंगे तो नेचुरली द वर्ल्ड इज़ एट योर फीट। हाय दोस्तों, आई एम राकेश बेदी और आप मुझे देख रहे हैं ऑसम टीवी पर।